जो दिल्ली यमुना की बेल्ट में आसपास खेती हो रही है वो कितना सेफ है? वो हाईली अनसेफ है। भिंडी, हरी मिर्च, तोरी, जिन का सैंपल हमने लिया, सॉइल, वाटर, सब में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी हाई है। वो गायें देख लीजिए, आपकी प्लास्टिक खा रही है, गायों को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। 3 बड़ी कंपनी के दूध को टेस्ट किया गया, फिर सैन टेस्ट किया और उस पर कॉलीफॉर्म्स पाया गया। कॉलीफॉर्म्स 40 का बैक्टीरिया है, ये पाया गया। पहले मसाले घर में पीसे जाते थे। इंसान शेल्फ लाइफ, मतलब अलमीरा पे ज्यादा दिन तक कोई सामान टिके, सेल्फ लाइफ, SCLF को कम कर लिया। घर में बना के आलू का चिप्स खा रहे हैं, वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना एक पैक्ड चिप्स कर देगा। क्योंकि नुकसान करने वाला तत्व इटसेल्फ आलू चिप्स नहीं है, उसमें मिलाए हुए शुगर, सॉल्ट। और आज इंसान खाना ज्यादा खाने से मर रहा है, खाने की क्राइसिस से नहीं मर रहा है। एक घर में RO लगा है, एक 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से। RO का पानी आप ड्रॉप करके 40-50 पे सेट कराते हैं, गलत है। 150 to 300 TDS सेट करें, ये पानी आपके लिए सेफेस्ट है दोनों तरीके से। कैंसर के डॉक्टर्स भी अक्सर ये सलाह देते हैं फ्रिज में रखा खाना नहीं खाना है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रिज के टेम्परेचर, मतलब 2 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं। नॉनवेज को लेकर डॉक्टर साहब बहुत तरह की थ्योरीज हैं, आप किस तरह से देखते हैं? अगर वे करें तो प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज बेटर। ऐसा कहा जाता है USA में अमीरी का स्टेटस वो है जो घर में खाना बना रहा है। इंडिया में भी हो जाएगा। इंडिया में वही डिश कहा जाएगा जिसको उगाने के लिए अपना खेत होगा। हम अपने अलग अलग पॉडकास्ट के जरिए आपको पहले भी कई बार ये बता चुके हैं कि आपके घर के जो मसाले हैं उससे आपको कैंसर पहुंच सकता है। आप खाना किस तरह से पकाते हैं उससे भी कैंसर पहुंच सकता है। खाने में क्या खा रहे हैं ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। जब लोग आपस में ये बात करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा था, हमने अपनी तरफ से कोई मुसीबत को दावत भी नहीं दी, फिर भी हमें कैंसर हो गया। तो आज एक एक करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कहाँ से कैंसर घुस रहा है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इससे बचने का तरीका क्या है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार है जो जाने माने कैंसर सर्जन हैं। आप इन्हें कई जगह पर देख चुके हैं और फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आप आए हैं तो मेरा होमवर्क काफी बच गया है। तो जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर ये लोगों को बताते हैं, अभी हाल ही में हमने एक रिसर्च की कि बहुत तेज मसाले अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर मैं बहुत सादे मसाले इस्तेमाल करूं तो क्या मैं ये मान लूं कि अब मैं सेफ हूं? देखिए, मसालों का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मसाले मतलब गरम मसाले, और उसमें बताऊं ये मजाकियत, मेरा छोटा बच्चा बहुत छोटा था, पत्नी ने कुछ खाना बनाया, उसमें उसको मिर्च लगी तो बोला कि आप मिर्च क्यों डालती हैं? तो मैडम ने कहा कि बेटा मिर्च नहीं, गरम मसाला ही डाला। छोटा सा बच्चा 3 साल कहता तो ठंडा मसाला कभी डाल दिया करो। तो गरम मसाले का गरम जो तात्पर्य हुआ था इसलिए कि वो मसाला जब कंज्यूम करते तो आपको स्वाद में चटपटा, तीखा, और ये इंडिया में कल्चर था, साउथ से ये कल्चर आया था हमारे कंट्री में मुगलई खानों को लेते हुए। तो अब उसको और चटपटा बनाने के लिए, और तो ऑर्गेनिक तरीके से प्रकृति तो एक लिमिट तक चटपटा बना सकती है, तीखापन भी दे सकती है जी। उसको बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा, और अनेकों केमिकल, क्रोमेट, लेड, ब्रोमेट से लेके आप सोचिए इतने अनगिनत केमिकल, कलर इंप्रूव करने के लिए, ज़्यादा टैंगी टेस्ट, खास करके लड़कियां एक पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, नहीं लड़के भी गोलगप्पे खाते हैं, लड़कियों क्यों बदनाम कर रहे हैं? लड़कियां ज़्यादा खाती हैं, लड़के भी खाते हैं। नहीं, ये बात सच नहीं है, लड़के भी खाते हैं। लड़के भी खाते हैं। तो उसको और चटपटा बनाने के लिए, टैंगी बनाने के लिए, मुंह में तीखा लगे या खट्टा लगे, बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो केमिकल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, अगर इस्तेमाल खाने के रूप में किसी रूप में आप ले रहे हैं, नंबर 1 डोज कितनी ले रहे हैं, कितनी मात्रा में, और ड्यूरेशन कितने लंबे समय से तक ले रहे हैं, ये कार्सिनोजेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति 1-2 बार गोलगप्पे खा लिया हो इस तरह के केमिकल को उसको कैंसर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। डोज एंड ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण ये रिसर्च देखा गया कि जो बहुत चटपटा, बहुत तीखा इस तरह खाते हैं, अदरवाइज ऑल्सो श्रीमद् भगवत गीता 17वें अध्याय 9वें श्लोक में लिखा है, कटो अम्ल लब्न अति उक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनी आहार राज ससेष्टा दुख शोक मया प्रदा। बहुत कड़वा, बहुत अम्ल, बहुत लवण, मतलब सॉल्टी खाना खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होती है। हमारा मॉडर्न मेडिसिन भी कहता है कि बहुत एसिडिक फूड खाएंगे तो GERD, गैस्ट्रोएसोफेजिक रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी, इसोफेगस का कैंसर होगा। अगर बहुत सॉल्टी खाना खाएंगे तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होगी। तो ये विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
कुछ उसमें भी जो कैंसर है के कारण उसको आप एक्सेसिव नहीं करेंगे तो सेफ सेफ है। रहेंगे। बिल्कुल। पहले मसाले घर में पीसे जाते थे, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि अब जो हम डब्बाबंद मसाले लेकर आते हैं और जो पहले पीसे जाते थे उनमें कोई फ़र्क होता है? बिल्कुल फ़र्क होता है। आपने हल्दी, सूखी हल्दी गिरह ली और घर में पीसा। आपको हुँ, मालूम है हल्दी है और हल्दी आपने पीस ली। आज क्या है बंद मसालों डब्बे के चक्कर में आप इमेजिन कीजिए कि नेचर ने कोई चीज़ प्रिज़र्व करके आपको दिया तो उसकी एक लाइफ़ होगी। हुँ, अब इंसान शेल्फ लाइफ़ SHELF शेल्फ लाइफ़ मतलब अलमीरा पे ज़्यादा दिन तक कोई सामान टिके ताकि बड़े-बड़े बाज़ारों में बिक सके, आप पैक करके ले घर ला सकें, आपके यहाँ टिके। सेल्फ लाइफ़ SELF को कम कर लिया। सही बात है। अब उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए आप उसमें इंसेक्टिसाइड डालेंगे, एंटी फंगल डालेंगे, एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डालना पड़ेगा। हुँ, ये हम बिना जाने किसी फूड को समझ के हम खा रहे हैं, हमारे बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए रॉ और रियल अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि एज रॉ एज पॉसिबल, एज रियल एज पॉसिबल, घर में अगर प्रोक्योर करें, खाएँ, तो बेहतर होगा। लेकिन आज क्या हो गया? फास्ट फूड कल्चर हो गया। खाने हुँ, से लेके इंसान की सोच भी फास्ट फूड है। बस अभी 2 मिनट में हमें सॉल्यूशन दे दो। हुँ, सामान भी अब 10 मिनट में मँगवाना चाह रहे हैं। हुँ, पहले महीने का सामान आता था। तो थोड़ा-सा ज़रूरत है बैक टू बेसिक्स। कुछ चीज़ें जो हमारी संस्कृति की अच्छी थी, उसको दोबारा से अपने घर में लाएँ हुँ, और अपने लिए जीने के लिए वो बीमार होके अस्पताल में वेंटिलेटर पे मरने से पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? थोड़ा समय अपने जीवन को दे दें हुँ। और चीज़ों को फिर से कुरेदें, जो हमारी संस्कृति की अच्छी चीज़ उसको वापस लाएँ और जो टेक्नोलॉजी और साइंस ने नई चीज़ें दी उसको मिला दें। दोनों को मिला दें, जीवन सुखी हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जिस चीज़ की शेल्फ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी वो आपकी शेल्फ लाइफ को उतना ही कम कर रहा होगा। लेकिन दूसरी बात जैसे आपने कही कि फास्ट कल्चर है, फास्ट फूड का कल्चर है, फास्ट लाइफ का कल्चर है। अब उसमें क्या संभव है कि लोग घर पर मसाले पीसें? बिल्कुल संभव है। ये मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी लगभग 22 से 24 साल हो गए मुझे दिल्ली एनसीआर में रहते। हुँ, मैं भी यहीं रह रहा हूँ। अगर मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, गेहूँ पीस के आटा खुद निकाल सकता हूँ, सब्जियाँ खुद उगा सकता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये सभी व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ़ थॉट प्रोसेस की गड़बड़ी है। सब करते हैं आप? सब मैं करता हूँ और ये कर जो देखना चाहें आके देखेंगे मैं कैसे और करता ये हूँ। तब है जब आप एक कैंसर सर्जन हैं और दिन भर में कई सर्जरीज़ भी करते हैं। जी। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप हुँ, देखिए न्यूयॉर्क की एक स्टडी आई कि इंसान ऑन एन एवरेज 1 महीने में स्क्रीन को स्क्रॉल करता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर स्क्रीन स्क्रॉल करता है। उसको ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कहते हैं। आप इमेजिन किए ऑन एन एवरेज इंडियन 4.5 से 5 घंटे मोबाइल पे बेवजह दे रहा है। बेवजह का मतलब वो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, एक्टिव उसका ब्रेन एक्टिव टास्क नहीं कर रहा है उस समय। बिल्कुल। उस समय को आप निकालें। एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें। 40 मिनट्स, सिर्फ 40 मिनट हर दिन का 24 घंटे का क्या अपने जीवन के खाने-पीने की व्यवस्था को बनाने में नहीं कर सकते हैं, जो बीमारी का मुख्य कारण है? अगर कर लेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और पैसे भी बचेंगे। 12 किलोमीटर की स्क्रॉलिंग। एक रिसर्च और आई थी डॉक्टर साहब जिसने बताया कि 66% ऑफ टाइम जो आप अपने मोबाइल पर बिताते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और गैर ज़रूरी चीज़ों में बिताते हैं। बिल्कुल, लेस देन 40% टाइम है जो काम में जाता है। तो उसको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बात तो बिल्कुल सही है, फिर लोग कहते हैं टाइम नहीं है और हमारे पास। जो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, इवन आईओएस में सिस्टम है, वीकली आप एनालिटिक्स देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कब आपने कितना इस्तेमाल किया है। आप उसको एनालाइज करें और हर वीक आधे घंटे कम करते चले जाएँ। सच बात है। एक्टिव टास्क अगर ब्रेन करेगा तो ब्रेन आपका यंग रहेगा, जिसको कॉन्सेप्ट का न्यूरोप्लास्टिसिटी, हुँ। ब्रेन आपका यंग होता जाएगा। लेकिन पैसिव स्क्रॉलिंग करेंगे तो ब्रेन सेनाइल होगा, प्री सेनाइल डिमेंशिया, भुलक्कड़पन की समस्या बढ़ेगी। अब तो चैट जीपीटी आ गया, ब्रेन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली चीज़ हमने मसाले ज़रूर उठाए हैं, लेकिन अगर हम अपने घर के एनवायरनमेंट को देखें, तो घर के एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम जाने-अनजाने कैंसर को लेकर आते हैं। उसमें आमतौर पर डॉक्टर सबसे पहले पैकेज्ड फूड को लेकर बात करते हैं। आप उसे किस तरह से देखते हैं? पैकेज्ड फूड शेल्फ लाइफ और सेल्फ लाइफ की बात से ही चालू करें कि ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन है फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन, NOVA, नोवा। 1, 2, 3, 4। 3 नोवा 3 इज़ प्रोसेस्ड फूड एंड 4 अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। मतलब ये आपके जीवन के लिए उचित नहीं है। क्यों? उदाहरण के तौर पे आटा आपने पैक किया, प्रोसेसिंग करने में आपने क्या किया उसके फाइबर को निकाल दिया, इसको आमतौर पे चोकर कहते हैं। हुँ, स्टार्च आपने रख लिया, आटा खराब ना हो, कीड़े ना लगे, तो आपने इंसेक्टिसाइड उसमें मिलाया। तो फाइबर जबकि किसी भी फूड का
जो कंपोनेंट फाइबर का था हमारे गट बैक्टीरिया के लिए जरूरत है। गट माइक्रोबायोम लगभग 30 to 70 ट्रिलियन गट माइक्रोबायोम है, जिसको कहा जाता है सेकंड माइंड। अच्छा। जी, गट बैक्टीरिया को आप देखिए क्या कहते हैं, गट फीलिंग मेरी ये कह रही है, वो कौन सी गट फीलिंग है? बेसिकली सेकंड माइंड है। आपका हैप्पी रहना, आपका एंग्जियस होना, सैड होना, आपका गट माइक्रोबायोम डिसाइड करता है। उसको फूड नहीं मिला, फाइबर आपने हटा दिया, जूस निकाला, जूस पी लिया, फल में जो फाइबर्स थे हटा दिया, गट को बैक्टीरिया को खाना नहीं मिला। गट बैक्टीरिया फिर क्या खाएगा? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर स्लाइमी लेयर होती है म्यूकोजा की, म्यूकस होता है, उसको खाएगा, फिर आपके गट में सुराख कर देगा, म्यूकोजा खाएगा। और लीकी गट सिंड्रोम, गट हमारा एक सीवर का जैसे नाली है, नाली में गंदगी निकलती है, उस तरह का काम करना है गट को। अब इससे लीक होकर वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में आ गया, यही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक, डायबिटीज, अनेक बीमारियां, शरीर में दर्द का होना और अल्टीमेटली कैंसर, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए, छोटी सी चीज कि आपने प्रोसेसिंग में गट बैक्टीरिया को खाना नहीं दिया, उससे समस्या इतनी बड़ी बनी। अब इसी को मैं साधारण भाषा में समझाऊं कि लोग कैसे समझें इसको। गट बैक्टीरिया को खाना नहीं दिया मतलब फाइबर नहीं दिया? फाइबर नहीं दिया, वो फाइबर जो इंसान को जरूरत नहीं, सेल्यूलोज जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गट बैक्टीरिया उसी पे जिंदा है। और गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करने में, बैड बैक्टीरिया बढ़ाने में शुगरी फूड रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना आप मीठा खाएंगे और साथ में फाइबर नहीं खाएंगे, ये आपके गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करेगा। और गट माइंड एक्सिस एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो बताता है कि हमारा हैप्पी रहना, डिस्टर्ब होना, बीमार होना, ये गट डिसाइड कर रहा है। अच्छा। आपके गट के अंदर जितने ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स का एक ह्यूमन बॉडी बना, और उससे ज्यादा गट बैक्टीरिया है आपके अंदर। आप एक पेट पालते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग पालते हैं, डॉग को खाना देते हैं, लेकिन पेट के अंदर बैक्टीरिया पाल के रखा है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, उसके खाने का आपने सोचा नहीं। उस बैक्टीरिया को फाइबर चाहिए, उस बैक्टीरिया को फाइबर चाहिए। तो नेचुरल फाइबर जो आपको मिला उसको डिस्ट्रॉय ना करें। और प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पहला काम यही करता है, नेचुरल फाइबर डिस्ट्रॉय किया। दूसरा क्या करता है? इसीलिए लीकी गट सिंड्रोम होता है। यही रीजन है जो मैंने समझाया, लीकी गट सिंड्रोम यही रीजन है। दूसरा क्या करता है? एडेड शुगर। आप नमकीन का पैकेट उठाएं, आप पीछे पढ़ें, लिखा होगा एडेड शुगर। तो नमकीन जब खाना तो शुगर क्यों ऐड किया? कंज्यूमर साइकोलॉजी उसकी क्या है? शुगर हमारे रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, डोपामिन रिलीज करता है, और वो करता है मोर। तो आप अब नमकीन खाना चालू किया, खाते जाएंगे। अब आपको मीठा ना लगे, नमकीन जब बना रहे थे तो उसमें फिर सॉल्ट की मात्रा बढ़ा दी, जितनी सॉल्ट की जरूरत उससे बढ़ा दी, ताकि आपको मीठा का पता ना चले, सिर्फ रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो। तो आपने सॉल्ट भी ज्यादा कंज्यूम किया, हाइपरटेंशन। अब आप टीवी देखते हो, स्क्रीन देखते हो, मोबाइल देखते हो, साथ में खाते जा रहे हैं, अमाउंट से ज्यादा खा लिया। तो ऐसे फूड को मैं कहता हूं HFSS, हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। बहुत कम लोग जानते हैं कि मार्केटिंग कंपनियां जानबूझकर सॉल्ट और शुगर को हाई रखती हैं पैकेट्स में। बिल्कुल, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है। तो इससे आप एडिक्ट हुए। अब उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे को घर में आलू चिप्स आप बना के तल के दें और साथ में पैक्ड चिप्स दें, देखिए बच्चा कौन सा खाना चाहेगा? पैक्ड चिप्स, क्योंकि रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। हर इंसान को अपने जीवन को जीवित रखने के लिए और प्रोजेनी को बढ़ाने, दो ही चीज अट्रैक्ट कर सकती है, फूड एंड सेक्स। दोनों रिवॉर्ड सेंटर को वहीं एक्टिवेट करता है। फूड फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, इंसान जिंदा रहे, और सेक्स कि उसकी प्रोजेनी बढ़े, वो स्पीसीज बढ़ता है। डायनासोर क्यों विलुप्त हुआ? उसके जीवन में फूड की भी कमी हुई और सेक्स के लिए उपयुक्त नहीं था। तो इसको समझिए कि जो रिवॉर्ड सेंटर को आपको एक्टिवेट कर रहा है वो बेसिकली एडिक्ट बना रहा है, डोपामिन बेस्ड है। तो अब इसको अगर मैं आसान भाषा में लोगों को समझाने के लिए आपसे पूछूं कि अगर आप घर में बना के आलू का चिप्स खा रहे हैं, वो उतना नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल जितना एक पैक्ड चिप्स कर देगा, क्योंकि नुकसान करने वाला तत्व तो इटसेल्फ आलू चिप्स नहीं है। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं, उसमें मिलाए हुए शुगर, सॉल्ट और MSG एक है, सोडियम ग्लूटामेट, वो प्रॉब्लमेटिक है, और ये आपके पैक्ड चिप्स में मिलाया जाता है। एडिशनली उस चिप्स को लंबा चलाने के लिए अगेन केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चिप्स खराब ना हो। इस तरह से प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड बुरा है। अब इसको साधारण लोग कैसे याद रखेंगे? नोवा क्लासिफिकेशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एक क्लासिफिकेशन इंडिया के लिए तैयार किया, जिसमें मैं कहता हूँ 3 तरह की रसोई है। एक है भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त चीजें जो आपको मिल रही है, अगर एज इट इज खा सकते हैं, साफ सुथरी जगह में उपज रही है, ये आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, आपके घर में गर्म खाना बना, एज इट इज आपने खाया,
ये भी आपको स्वस्थ रखेगी। हम्म। तीसरा है शैतान की रसोई। जितने पैक्ड फूड आ रहे हैं जी। आपके लिए, वो पैकिंग और मेहनत नहीं का। घर में तो कभी कभी माँ भी कहती है बेटा थक गए, खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। और क्या सोचते हैं कंपनी वाले आपके लिए खाना बना रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। वो आपको कभी स्वस्थ नहीं रखेगी, उसमें ये सारी चीज़ें मिलाई जाएगी। इस पे टॉपअप क्या हुआ, आपके मोबाइल पे दे दिया गया, कई सारे ऐप दे दिए गए कि आप जब चाहें खाना मंगवा सकते आराम हैं। से बैठ के मंगाइए। अब रात में जब सोने का समय था, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होके सबको शांत कर रहा था। आपने ऐप पे देखा, कुछ मंगवा लिया खाने को। अब वो प्लास्टिक बंद डब्बे में गर्म खाना आया, उससे थैलेट्स बीए से रिलीज हुआ, आपके केमिकल खाने में पहुंचा, गर्म आपने खाया। एडिशनल उसमें भी एडेड शुगर और सॉल्ट ज़्यादा दिया गया ताकि आप एडिक्ट होते रहे उस खाने के लिए। उसके बाद क्योंकि खाने का समय नहीं था, तो आपने आधा खाया, आधा फ्रिज में रख दिया। अगले दिन सुबह नींद खुली, फिर से उस खाने की क्रेविंग हुई, उसी को लिया माइक्रोवेव में डाला, फिर से खाना रीहीट हुआ और केमिकल लीच हुआ, कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स। हाइपोथायराइडिज्म, आज महिलाओं में थायराइड की इतनी समस्या बढ़ी, क्यों बढ़ी है? पैराबेन, थैलेट्स, ये सारी चीज़ें बी से जो आपके खाने में जा रहा, एंडोक्रिन डिसरप्टर होता है, इसके कारण थायराइड की समस्या हुई। तो खास तौर पर अगर हम देखें तो जो खाना मार्केट से बन के आ रहा है उसको तो कम से कम रीहीट तो नहीं करना चाहिए, वैसे तो आना नहीं चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली प्लास्टिक के डब्बे में। ये तीसरी समस्या है। बिल्कुल, जिस पैकिंग में आया उसी पैकिंग में वो माइक्रोवेव हो गया। माइक्रोवेव। आपने कभी सोचा कि ऐसे लोग बोलते हैं कि पता नहीं कैंसर क्यों हो गया, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की आदतों में शुमार होगा कि बाहर से खाना मंगाया, मान लीजिए पिज्जा मंगाया, आधा खाया और अगले दिन फिर उसे गर्म करके खाया या 2 घंटे बाद फिर से गर्म करके खाया, तो वो भी ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकता है जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये लिंक शायद ही लोग बिठाते होंगे। और मेरा ख्याल है कैंसर सर्जन्स या कैंसर के डॉक्टर्स भी अक्सर ये सलाह देते हैं जो मरीज होते हैं कैंसर के, कि फ्रिज में रखा खाना उन्हें नहीं खाना है। क्या ये भी एक समस्या है? फ्रिज में रखा खाना खाने के लिए खास करके कीमोथेरेपी के बाद मना किया जाता है। उसका रीजन ये है कि फ्रिज में आप खाना इसलिए रखते हैं खराब ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रिज के टेम्परेचर, मतलब 2 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं। वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आपने खाना खाया, आपके गट में जाते बैक्टीरिया एक्टिव हुआ और कीमोथेरेपी के दरमियान आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है, तो आपको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। तो कैंसर मरीजों को खास करके जब मना किया जाता है फ्रिज में रखा खाना, चाहे घर का ही बना हो, आप ना खाएं, उसका रीजन ये है। तो क्या ये बात स्वस्थ लोगों पर भी लागू होगी? स्वस्थ लोगों के लिए भी ये लागू है। खाना हर समय ताज़ा और हल्का गर्म, वही खाना उपयुक्त है। खाना कभी स्टोर खाना उपयुक्त है। पैकेज्ड फूड की बात चली रही है, आपने चिप्स का एग्जाम्पल दिया ही है। जो मुझे ज़्यादा बड़ी समस्या दिखती है, जो लिक्विड आता है, खासतौर पर दूध आता है, वो प्लास्टिक के पाउच में पैक होके आता है। पहला तो वो प्लास्टिक के पाउच में आ रहा है, दूसरा वो लिक्विड है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? हर दूसरे घर में वही 2 बड़ी कंपनियों के पाउच रोज़ाना सप्लाई होते हैं। अभी अभी हालिया की बात है, 4-5 दिन पहले खबर है कि 3 बड़ी कंपनी के दूध को टेस्ट किया गया, एफएसआई ने टेस्ट किया और उसमें कॉलीफॉर्म्स पाए गए। कॉलीफॉर्म्स जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई, साल्मोनेला, जो ह्यूमन के स्टूल में, मतलब पॉटी का बैक्टीरिया है, ये पाया गया। अब वो किस तरह आया? अब जब कहेंगे कि यही लोग इंडियंस यूरोप में जाके काम करते हैं, यूएई में, दुबई में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ पे इनको ये है कि अगर पकड़े भी गए तो कोई खास सजा नहीं है, निकल लेंगे, जुगाड़ से छूट जाएंगे, कुछ पैसे दे देंगे, एजेंसी भी मान जाएगी। ये लेकिन आप देखिए कायदे से, अब तो आईपीसी चेंज करके भारत न्याय संहिता कर दिया गया, सारे धारा चेंज हुए। अदरवाइज इंडिविजुअल मर्डर का मुकदमा होता था, कितनी स्ट्रांग कार्रवाई होती थी। ये मास मर्डर हो रहा है कि पैकेट में आप कॉलीफॉर्म्स दूध के नाम पे भेज रहे हैं। एक, ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, केमिकल मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, सर्फेक्टेंट बढ़ाने के लिए सर्फ जैसी चीज मिला रहे हैं। आश्चर्य की बात आपको मालूम होगी, मेलामाइन जिसकी प्लेट बनती है, नाइट्रोजन कंटेंट और दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इंडिया में एफएसआई ने अलाउ किया हुआ है मेलामाइन मिल्क प्रोडक्ट में, जो कि वर्ल्ड में कहीं अलाउड नहीं है कि मेलामाइन आपके पैक्ड मिल्क प्रोडक्ट में आएगा। भारत में जो खाने के नियम है वो भी बहुत ज्यादा लचीले हैं, बहुत ज्यादा खुले हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। म्यांमार में गया, मेरा एक दोस्त हो गया जाते जाते, तो उसने पहली बार जब मैं गया था तो उसने खाने के लिए कहा कि बाहर चलेंगे तो मैं यहाँ से इंडिया से अपना पैक ऐसा खाना जो मैं खा सकूँ घर रूम में। तो मैंने कहा मैं नहीं खाता हूँ बाहर, आप लोग खाइए। तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की
खाना खा लिया, 2-3 घंटे बाद मैंने रियलाइज किया मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। इंडिया में अगर कहीं बाहर मैं खा लूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। वो फ्लाइट का म्यांमार एयरलाइंस का पायलट है, फ्लाइट लेके बोध गया शरणार्थियों को लेके आता है, इंडिया के बारे में उसको पता था। तो बोला कि दोस्त ये इंडिया नहीं है, म्यांमार है, यहाँ सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही उपजती है और खाने में मिलावट नहीं हो सकता है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक। मार्केट भरी पड़ी है ऑर्गेनिक चीज़ों से, और वो भी पैकेज्ड में आ रहा है, उसको किस तरह से देखना वो चाहिए? ऑर्गेनिक नहीं है, वो ऑर्गेनिक वो नहीं है? इनऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक शब्द बेचना था, जैसे जी। 3 शब्द आजकल भारत में बिक रहा है, हुँ, ऑर्गेनिक, आयुर्वेद और हिंदुत्व। 3 चीज़ें भारत में भी बहुत तेज़ी से बिक रही है। हुँ। तो व्यापारी, देखिए व्यापारी क्या होते हैं, व्यापारियों को इससे मतलब नहीं है कि किस कास्ट, किस क्रीड, किस रिलीजन का है। उसका एक ही धर्म होता है, पैसा। धंधो चोखो रहना चाहिए। धंधो चोखो रहना चाहिए। तो अब उसने देखा कि ये चीज़ें बिक रही है, ऑर्गेनिक बिक रही है, तो हर चीज़ पे ऑर्गेनिक लिख दो। ऑर्गेनिक का शाब्दिक अर्थ ये है विच ग्रोज नेचुरली। हुँ, नेचुरली मतलब आप उसको अनटच छोड़ दें पौधों को और नेचर के साथ ग्रो करें। उसमें अगर कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ ना नहीं, डालें। ना कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े खा लें, पक्षी आके खाना चाहते हैं खा लें, जो बचे इंसान खा, ये ऑर्गेनिक है। क्या ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास? तो अब सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो लोग जाते हैं बाजार में खरीदने के लिए, वो ये सोचते हैं जितना ज़्यादा महंगा है, उसका ऑर्गेनिक जो शब्द है उसकी सैंक्टिटी उतनी ही अच्छी होगी, यानी वो उतना ही ऑर्गेनिक होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और लोग फिर कैसे मार्केट से सामान उठाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। 2-3 तरीके हैं। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इंडिया में 2 साइंस है जिसकी जानकारी नहीं लोगों को। एक है फूड साइंस, एक है न्यूट्रिशनल साइंस। फूड साइंस कहते हैं कि फार्म में जब खाना हमारा उपज रहा हो, धान, गेहूँ, जो भी चीज़ें खेत में, फ्रॉम फार्म टू लिप, इस जो साइंस डील करता है इसको कहते हैं फूड साइंस। कि कैसे बीज डाला गया, कैसे उगाया गया, कैसे उसको प्रोक्योर किया गया, खेत से निकाला गया, कैसे स्टोर किया गया, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ये सारा साइंस फूड साइंस में आता है। हुँ, एंड सेकंड साइंस न्यूट्रिशनल साइंस। हुँ, लिप पे रखने के बाद खाना हमारे अंदर सेल तक पहुंचा और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म, उसका कैसे पोषण पाचन क्रिया हुई, ये आता है फूड साइंस, हुँ, न्यूट्रिशन साइंस में। हुँ। कितनों को पता है न्यूट्रिशन साइंस क्या होना चाहिए, फूड साइंस की? किसी को नहीं। इसके लिए अब जरूरी नहीं है सबके बस का कि पढ़े। हुँ, गवर्नमेंट की एजेंसी इसलिए बनाई जाती है कि स्ट्रांग एजेंसी, एक्सक्यूशन लॉ एक्सक्यूशन अथॉरिटी स्ट्रांग हो और ये पब्लिक के लिए तैयार करे कि जो भी चीजें, जो टैग लगाया गया उसके उपयुक्त है कि नहीं, और हम जाके उस पर ट्रस्ट करके खरीद सकें। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको सर्टेन लाइसेंस लेना है, हुँ। उसके बाद जो मर्जी आप बेच लें। जो मर्ज़ी बनाइए आप और बेचिए। वैसे ऐसा दवाओं के मामले तो में भी आपने होता है। पूछा, बिल्कुल, तो आपने पूछा फिर समाधान क्या है? हाँ, समाधान के हर समय मैं कहता हूँ कि आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, लगभग 10 फैमिली जुड़ जाएं करीब में। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा का जो एरिया है जहाँ पे किसान आज भी नेचुरल तरीके से खेती कर रहे हैं, फैमिली ग्रुप जाकर उनसे बात करें कि हमारे मंथ का कंजम्पशन इतना है, इसमें आप ना इंसेक्टिसाइड डालें, फर्टिलाइजर ना डालें, उपज होगी। इस बार एक फैमिली जाए, पिकनिक भी करे, सबके लिए वहाँ से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर हुँ, लेके आ जाएं। हुँ। अगली बार दूसरी फैमिली जाए, उनकी भी पिकनिक, तो साल में एक बार आपको जाना पड़ा और सबके लिए नेचुरल चीज़ें आ गई खाने की। ये अपना मैं उपजाता हूँ, अपनी खेती करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत आसान काम है एक बार बस आदत में आने की आदत बात में है। आने के। तो हर समय मैं कहता हूँ इधर पे द फार्मर और पे द डॉक्टर्स, चॉइस इज योर्स, आई एम बोथ। आपका दोनों में फ़ायदा है। वैसे ये जैसे आपने कहा कि यूपी, हरियाणा में ऐसे किसान हैं, क्या वाक़ई लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एक बार आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में थी जब हम लोगों ने एक स्टोरी की थी, कृष्णा काली हिंडल नदी, यमुना किनारे खादर की जी, सब्जियां वाली स्टोरी। सब्जियों में कैंसर है, मैं उस पर कैंसर, आने वाली थी कि आप कैंसर यात्रा, खेत कैंसर की से जो थाली। सब्ज़ी उठा रहे हैं उसका भी तो पता बिल्कुल। नहीं है। उस दरमियान जब हम सब्जियां वहां से उठा रहे थे, सॉइल सैंपल ले रहे थे, पानी का सैंपल, किसानों से भी मैंने पूछा कि क्या आप भी इसी खेत का खाते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब, ये अच्छा, सिर्फ बेचने के लिए, हमारी खेती तो अलग है, हम तो दूसरी जगह का खाते हैं। असली एलीट तो वो किसान है जो अपने लिए उगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे!
बिल्कुल ये सच और है। ये जो दिल्ली यमुना की बेल्ट में आसपास खेती हो रही है, जहाँ लोगों को लगता है चलो यहाँ से खरीद लेते हैं, सीधे यहीं उग रहा है, वो कितना सेफ है? वो हाईली अनसेफ है। उसी पे स्टोरी की थी जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, परमिसिबल लिमिट फॉर आर्सेनिक है लेस देन 1 मीन्स 0 होना चाहिए, 0 पीपीएम होना चाहिए। जी। 300 प्लस पीपीएम भिंडी, हरी मिर्च, तोरी, जिंजर का सैंपल हमने लिया, सॉइल, वाटर, सब में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी हाई है। इसके कारण इतने कैंसर बढ़े, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ये सारे बढ़े। आपको पता भी नहीं है, आप तो सोच रहे हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी होके कि हरी सब्जी लेके आ रहे हैं, लेकिन उस सब्जी के अंदर मतलब उनकी कोशिकाओं में, सब्जी की कोशिकाओं में, ऊपर छिलके पे नहीं, जहरीले तत्व, हेवी मेटल्स पड़े हुए हैं और आप जाके उसको समझ रहे हैं कि हरी सब्जी खा के आप पोषण ले रहे हैं। जिन हेवी मेटल्स की डॉक्टर अंशुमन ने बात की, ये सब डब्ल्यूएचओ की ही डिक्शनरी में कार्सिनोजेनिक तत्व हैं, चाहे बिल्कुल, वो लेड हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे कैडमियम हो। इन सब के बारे में तो बहुत साफ है कि ये हेवी मेटल्स अगर हेवी ज़रूरत मेटल से ज़्यादा कंज्यूम कर लिए तो कैंसर कैंसर हो। हो के अब फिर वही सवाल है कि लोग अगर जाते हैं तो अब जो आपने कहा ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी कि ऐसी एक सिचुएशन बन जाए कि किसी किसान से बात कर ली जाए और वहाँ से उठा लिया जाए, लेकिन ये कितना संभव है? तो मार्केट में फिर मैं वही कहूँगी जो ऑर्गेनिक लिखा है उसको कैसे क्या कुछ पीछे देख सकते हैं कि कम से कम ये ना लिखा हो तो उठा लेना? अब देखिए उसमें जो लिख रहे हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के पास लेबोरेटरी की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है। इसका एक छोटा और एग्जाम्पल है, एक समाधान है, बालकनी फार्मिंग। बालकनी में आप मोगरा, बेला, गुलाब लगाते हैं गमलों में, उन्हीं गमलों में एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आजकल दिल्ली में सबकी है, इतनी सब्जियां बालकनी में उगा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी फार्मिंग। सोसाइटी में रहते हैं, पार्क है, पार्क के किनारे किनारे जितनी चीज़ें आप लगा रखे हैं वहाँ आप पुदीना, धनिया, हरी साग सब्जियाँ वहाँ लगाइए। कम्युनिटी फार्मिंग, लोग एक दूसरे को जानेंगे। आज आप सोसाइटी में बगल के घर में कौन रह रहा है आपको पता नहीं है, ये आपको जोड़ेगा। तीसरा कि जो सब्जियां बहुत ब्राइट, बहुत चमकीली, बहुत इंटैक्ट दिख रही है, नेचुरल सी बात है, उसको केमिकल तो लगाया गया है। प्रकृति कभी दो इंसान को एक साथ नहीं बनाया, हुँ। तो कैसे संभव है कि सब्जी फल एक से दिखें? हुँ। तो हर सब्जियां टेढ़ी मेढ़ी हो हुँ। सकती हैं, नेचुरली ग्रोन, उसको प्लास्टिक रैप ना किया हो। अच्छा, ये भी आप ज़रूरी है। बिल्कुल, आप घर पे लाके रख रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में सब्जियाँ मुरझाने लगे, तो मतलब कोई वैक्स की कोटिंग नहीं है, फॉर्मलिन स्प्रे नहीं किया गया है। ये सब देखने की चीज़ है। दूसरा, जो छिलके वाली सब्जी है या छिलके के साथ बन भी सकती है, ऊपर के स्किन को पील ऑफ कर दें, ताकि ऊपर सरफेस पे जो एक्स्ट्रा केमिकल लगा ये आपके खाने में ना जाए। और नमक का पानी गुनगुना उसमें डाल दें, तो कुछ जो रासायनिक तत्व है उसमें डिसॉल्व होकर नीचे पेंदे में बैठ जाएगा, आपके बर्तन के पेंदे में। सब्जी निकाल लें, फिर उसको कुक करें। ये छोटे छोटे बदलाव आप कर सकते हैं। इससे मुझे याद आया बहुत सारे लोग एप्पल जब खाते हैं तो ये सलाह देते हैं छिलके के साथ खाओ न्यूट्रिशन मिलेगा। नए ज़माने में क्या ये सलाह काम करेगी? बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मैंने अपने देखा है। मेरे दोस्त का फार्म है श्रीनगर में, एप्पल फार्म। उसने दिखाया किस तरह से स्प्रे किया गया और सुबह सारे सेब लाल हो चुके थे। वाह! जब मैंने पूछा कि तुम भी यही खाओगे, तो बोला कि नहीं, मेरा तो खेत अलग है, उस खेत का सेब तुमको भी जो भेजता हूँ उसी खेत का है। ये खेत का सेब जब निकलेगा, पैक होगा, दिल्ली के व्यापारी ट्रक लेके खड़े हैं, वो पैक करके दिल्ली ले जाएंगे। तो उसके बाद उस पर फिर फॉर्मलिन स्प्रे होगा। फॉर्मलिन जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या एनाटॉमी में हम लोगों को पढ़ने के लिए विसरा मतलब ऑर्गन प्रिजर्व किया, फॉर्मलिन, उससे इसको स्प्रे किया गया ताकि इसका मॉइस्चर, इसका ह्यूमिडिटी, इसका वाटर कंटेंट कम ना हो, और उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है। तब जाके आपका लगता है ओके टेस्टेड। हाँ, वो एक स्टिकर भी लगा होता है स्टिकर लगा सेब होता है। सेब के ऊपर। आप समझते हैं कि ओके टेस्टेड लिखा हुआ, तो ये तो बहुत उम्दा चीज मिल गई मुझे। तो बेड़ा आज के गर्क हो रहा है तो आपका। आज के ज़माने में ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है कि बिना छिले सेब का छिलका भी आप खा लें और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब सेब को भी खाना है तो छिलका उतार दो, उतार के उसमें न्यूट्रिशन नहीं कैंसर है। कैंसर। तो सेब का छिलका तो हमने उतार दिया, लेकिन अब सवाल वही है कि जो व्यापारी वो सेब लेकर आ रहा है ट्रक में जो दिल्ली में हमें सप्लाई हो रहा है, क्या ये छिलका उतारने के बाद गारंटी है कि हम कुछ हद तक सेफ हो गए? कुछ हद तक, कुछ हद तक। कुछ हद तक। अब दूसरी समस्या है वो पानी जो हम सबके घरों में सप्लाई हो रहा है, और उसको बहुत ही शुद्ध बनाने के लिए हम लोग एक आरओ लगा लेते हैं और हमें लगता है हमने अपना काम कर लिया, सिस्टम ने नहीं भी किया हो तो कम से कम हम शुद्ध पानी पी रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उस पे लिखा जाता है मिनरल वाटर।
बॉटल भी कर दिया जाता है उसको, आप घर में भी लिखते हैं। अब थोड़े लोग शरीफ हो गए, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी लिखते हैं हाँ, कुछ लोग। ये बहुत ज़्यादा बवाल हम लोगों ने ही किया था। हाँ, उसमें बता देता हूँ, एक मेन स्ट्रीम चैनल को पॉडकास्ट करने की ललक पड़ी, हाँ, मुझे भी बुलाया गया और एक बड़ी वाटरिंग पैकेजिंग कंपनी के मालिक को बिठाया गया। जी। अफसोस भी है और अच्छी बात उनके लिए हो गई कि ये लाइव प्रोग्राम नहीं था, रिकॉर्ड होना था। ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद मैं 2 महीने तक फ़ॉलो अप करता और प्रोग्राम चला नहीं। अच्छा, ओह! क्योंकि वाटर कंपनी वालों ने उनको कहा कि ये प्रोग्राम मत चलाओ, हमें तो लगा था किसी डॉक्टर को बुला रहे हो, ये तो बस डॉक्टरी की बात कर देंगे। इन्होंने तो बॉटलिंग से लेके सारी चीज़ें बता दी कि हम लोग किस तरह से करते हैं, ये तो मिनरल वाटर की पहली बात मैंने उसमें कही थी कि मिनरल वाटर जो लिखते हैं वो डी मिनरल वाटर है, आप मिनरल से निकाल रहे हैं, मिनरल वाटर अच्छा। नहीं है। आरओ में भी सेम क्या करते हैं, आप पीपीएम डाउन करने के लिए जब करते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो पानी का है, जो हमें चाहिए, कैल्शियम निकाल दिया आपने। पानी का जो कड़वापन है कैल्शियम कारण ज़्यादा होता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं क्या दिल्ली का पानी हम पी सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर जब निकल रहा अब है? आंसर इज नो। वही सवाल है ना कि अब 1300 आरओ यूज़ ppm नहीं करना, करें क्या फिर? 1300 ppm है उसमें सॉल्ट कंटेंट। 1300 पीपीएम। 1300 ppm एवरेज बता रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली नोएडा का करेंगे तो उसका 1600 ppm हो जाए। अब ये पानी क्या पीने योग्य है? इंसान की लाइफ के लिए सपोर्टिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बन नहीं शरीरा, ये पांचों के पांचों तत्व आपके खराब हो चुके हैं। वाटर, एयर, इमोशन, पावक, इस तरह से देखेंगे सारी चीजें खराब हो चुकी है। मेरा खेत यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के आगे गंगा के तट पे, मैं वही का अंडरग्राउंड वाटर लेके आता हूँ, वही पीता हूँ। मैं दिल्ली का पानी नहीं पीता, एज इट इज पी लेते हैं। एज इट इज पीता हूँ। उस पानी से आप पी के देखें, आपको कभी इंडाइजेशन ब्लोटिंग हो जाए तो आप बताएं। और उस वो पानी का लैब टेस्ट मैंने किया हुआ है कि कितना इसमें क्या कंटेंट है, हेवी मेटल्स है या नहीं है, पीने योग्य पानी है। तो नेचुरली हमारे लिए पीने योग्य पानी, जिस एरिया में हम रहते थे उस एरिया का ही पानी पीने योग्य होता था। तो अब जो हमारे नल में आ रहा है उसका क्या करें? अब जो नल में आ रहा है उसको यही सब किया जा रहा है, डिमिनरलाइज करके। लेकिन अगर दिल्ली में रहना है तो इसको आप दिल्ली टैक्सेशन सिस्टम का पार्ट समझें, कितना टैक्स तो पे करना पड़ेगा आपको। मैं पैदाइशी बहुत छोटी जगह पे गंगा के तट पे पैदा हुआ था, जी। तो बचपन से देखा था, सामने गंगा थी, बगल में बागीचा था और ठाकुरबाड़ी थी, और वही सब देख के आगे बढ़ा। एक बार कहीं से कार्यक्रम करके लौट रहा था तो फ्लाइट से मैं नीचे देख रहा था मेरा घर कहाँ होगा। शायद ईस्ट से जब फ्लाइट आती है नोएडा के ऊपर से गुजरती है एयरपोर्ट जाने के लिए, जी। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे न नदी है, न कोई पेड़ पौधे हैं, सिर्फ कंक्रीट बिल्डिंग्स दिख रही थी बड़ी बड़ी। तो मैंने उस समय एक रचना लिखी जिसकी बीच की 4 पंक्तियां थी। दिल्ली को मैंने कहा, दिल्ली एनसीआर को, पत्थरों का शहर। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है, नीर बंद था, पानी बॉटल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, क्या ना था वो बात है, दरिया। क्या बात है। तो दिल्ली में जीने की जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली टैक्सेशन सिस्टम आप इसे कह रहे हैं? दिल्ली टैक्सेशन सिस्टम, दिल्ली लंग, आप जैसे मैं कैंसर सर्जन हूँ, चेस्ट ओपन करता हूँ, अगर लंग का ऑपरेशन करना है या इसोफेगस फूड पाइप का करना है, दिल्ली में रहने वालों का लंग बिल्कुल ब्लैक होता है, काला, इसलिए मैं उसको दिल्ली लंग कहता हूँ। यही पहाड़ से जो लोग आते हैं, हिमाचल या उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ी से, लंग बिल्कुल गुलाबी होता है, पिंक। नेचुरल कलर हमारे फेफड़े का पिंक है, और दिल्ली में रहने वालों का फेफड़ा काला है। तो दिल्ली एनसीआर में लोग आते तो इसलिए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए आएंगे। हम जीने आ रहे हैं कि मरने की तैयारी कर रहे हैं? अब देखिए, उस पर बात होनी चाहिए कि जिंदगी है क्या। एक बड़े अच्छे शायर का है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? गैदरिंग ऑल कंपोनेंट्स टुगेदर इज लाइफ। मौत क्या है? व्हाट इज डेथ? ये जो कंपोनेंट हमने गैदर किए थे, इन्हीं अज्जा का परेशान होना, ये डिस्टर्ब हो जाए, मौत है। ये एक्चुअल जो नेचुरल प्रकृति को हमने डिस्टर्ब किया, ये इंसानी मौत है। चलिए, मैं लोगों की आसानी के लिए अब एक सवाल पूछती हूँ। एक घर में आरओ लगा है, एक 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के नाम से, एक 60 या 70 रुपए की आती है मिनरल वाटर के नाम से। अब इंसान के पास चॉइस क्या है? वो अपना आरओ वाला पानी पी ले, 20 रुपए वाली 1 लीटर की बोतल खरीदे, या 70-80 रुपए वाली मिनरल वाटर खरीदे? कहाँ उसको कम नुकसान होगा? फायदा तो होता दिख नहीं रहा है। आरओ का पानी
जिसका पीपीएम सेट कर लिया, पीपीएम टीडीएस चेक करने का एक मीटर होता है, जी 150 टू 300 के आसपास सेट करें। ठीक है। आरओ का पानी आप ड्रॉप करके 40-50 पे सेट कराते हैं, गलत है। 150 टू 300 टीडीएस सेट करें, ये आपके लिए बेहतर है। उस आरओ के पहले आप एक कैंडल फिल्ट्रेशन या कार्बन फिल्ट्रेशन एडिशनल लगा लें, ठीक है। जो हेवी मेटल्स को और प्रोटेक्ट कर ले। ये पानी आपके लिए सेफेस्ट है दोनों तरीके से, एज कम्पेयर टू जो 3 ऑप्शंस आपने दिए। अगर आपके पास मेरे जैसा आप भाग्यशाली नहीं है कि अपने अंडरग्राउंड वाटर, जी तो इसमें ये बेहतर दोनों तरीके से, क्वालिटी प्लस आपके पॉकेट के हिसाब से, दोनों से सुविधाजनक यही पानी है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही ऑप्शंस मिलते हैं, यानी 20 रुपए और 70 रुपए के पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पानी की बोतलें आपकी प्लास्टिक की हैं। आजकल तो मिनरल वाटर के भी सिस्टम आने लगे हैं, आरओ जैसे, जो वो अगेन बहुत बड़ा एक बाजार है। 1-1.5 लाख रुपए की मशीन। 4.5 लाख रुपए तक की मशीन आ गई है। 1-1.5 लाख से शुरू हो गए। जी उस चक्कर में उलझने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं लोग अल्कलाइन वाटर, बॉडी के अंदर पीएच सिस्टम और बफर सिस्टम होता है। वो अल्कलाइन वाटर की जिनके घरों में मशीन लगी है, वो पानी कैलकुलेट करके पिलाते हैं आपको कि हाँ। इसमें से इतना ही निकलेगा। बिल्कुल। तो कभी भी हम अल्कलाइन सिस्टम अंदर डालें, जी ब्लड तक पहुंचते पहुंचते ब्लड उसको न्यूट्रल करेगा ही। ब्लड को अपना पीएच मेंटेन करना है, स्लाइटली अल्कलाइन उतने पे रखेगा। जो आप सुनते हैं कैंसर एसिडिक इन्वायरमेंट करता है, बिल्कुल सच है। कैंसर अपने अराउंड एसिडिक इन्वायरमेंट करता है, लेकिन वहां अल्कलाइन वाटर आपका पहुंच नहीं पाएगा। वहां पहुंचने के पहले अल्कलाइन वाटर को न्यूट्रल मींस क्लोज टू बफर सिस्टम अपना ले आएगा। अच्छा। उस माइक्रो इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट को चेंज करेगा। तो पानी की इस गिमिक में ना पड़े। एक लेख मैंने लिखी थी, पानी की कहानी डॉक्टर की जुबानी। उस लेख में सारी चीजों का मैंने चर्चा किया है कि कहानी है क्या पानी की। पानी व्यापार बना, और अब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पानी की बोतल लेके। वो दिन दूर नहीं है, चाइना इंडिया का मार्केट सर्वे कर चुका है कि बच्चों को ऑक्सीजन की बोतल लेके आप स्कूल भेजें, ताकि वो शुद्ध हवा भी कंज्यूम करें। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या करें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वोट अपना चेंज कर सकते हैं, और वोट उन्हीं को दो जो आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योर कर दे। लंदन में टेम्स नदी के किनारे माना गया था कॉलरा, इसके गंदे पानी से जो दूषित हवा निकल रही है उसके कारण हो रहा है। जो हमारे गाजीपुर अच्छा कूड़ा जी, और लैंडफिल साइट्स पे तो भरा लैंडफिल हुआ है। साइट्स और जो नहर है उसके सामने लोग आज उस टेम्स नदी की हालत ये है कि उसमें फिशिंग होती है, इतना क्लियर वाटर है। आप पेमेंट करें, जाके फिशिंग करें, एक सर्टेन लॉ है कि इससे बड़ी फिश ही आप निकाल सकते हैं, उसके बाद उससे छोटी हो तो छोड़ दें। मतलब कितना क्लीन कर दिया। अगर उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्लीन कर सकता है, चाइना में संघाई का एयर पोल्यूशन हमसे ज़्यादा हुआ करता, तो वो डाउन करते करते नीचे ला रहा है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल डुएबल है। आई थिंक वो तो अक्रॉस पार्टी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं Across है party कि problem है। अभी जो सत्ता में है उन्हें बदल देंगे तो कुछ बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल लगता नहीं है। है, इसलिए मैंने किसी पार्टी का नहीं कहा। आप जिस दिन अपनी प्राथमिकता स्वस्थ जीवन, सुचारू शिक्षा और समुचित सुरक्षा, अगर 3 चीजें आप कर लें, तो आपको न रोजगार चाहिए न कुछ चाहिए, सब आप कर लेंगे। भारत का बच्चा डीएनए वाइज, ब्रेन वाइज बाकी लोगों से बहुत आगे है। सिर्फ हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये। लेकिन आप सोच रहे हैं जब आप झुंझुना लेके धर्म की राजनीति करा के या किसी को गाली देकर राजनीति करा के आप खुश हो रहे हैं, तो कोई आपके लिए क्यों करेगा? जिस दिन हमारी भारतीय की प्राथमिकता बन जाएगी है, तो पॉलिटिशियन करेंगे। दे आर वेरी श्रूड पीपल, वो जानते हैं कि हमें वोट कैसे निकालना है। ये समस्या सिस्टम से ज्यादा हम लोगों की भी तो है। हम लोग मंदिर हमारी से ही ज्यादा है। खुश रहते हैं, पानी से खुश नहीं होते। हमारी ही है। हमारे जो पॉलिटिशियन, हमारे प्रतिनिधि हमसे, हमारे बीच से चुन के गए हैं। जिस दिन हम सुधर जाएंगे वो सुधर जाएंगे। वो दिन कब आएगा? डॉक्टर साहब, दूध की हम बात कर रहे थे जो बीच में रह गई, पाउच में जो दूध आता है, और अब उसी की दूसरी तरफ एक मार्केट शुरू हो गई है जहाँ कांच की बोतल में दूध आता है। तो आप आम लोगों को क्या सलाह देंगे, वो कम नुकसान वाला दूध का चयन कैसे करें? देखिए, उसके पहले मैं एक बात कह दूं, हालांकि इस पे काफी विरोध भी होता है। एक एडल्ट को, ह्यूमन को दूध की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। इंडिया इज ए मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री।
इस बात पे लोग काफ़ी कहते हैं कि हम इतने साल से पीते आ रहे हैं। अरे पीते आ रहे हो, उसमें और खाने की चीज़ें नहीं थी तुम्हारे हमने पास। सरकारी विज्ञापनों में देखा मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए, इसको नेचुरल तरीके से सोचिए, अगर इंसान की ज़रूरत दूध होती, तो माँ हमारी या किसी मैमल की माँ 6 महीने बाद भी दूध दे रही होती। माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है। क्यों दूध 6 महीने तक ही होता है? मेडिकल साइंस भी मानता है, वीनिंग मतलब बच्चों को नॉर्मल घर के खाने पे 6 महीने में ले आना चाहिए, जी। धीरे-धीरे खाना घर का हो जाएगा। जी। उसके बाद मिल्क की ज़रूरत हमें नहीं है। मिल्क 2 ही चीज़ों के लिए, कैल्शियम एंड प्रोटीन। हुँ। उससे ज़्यादा प्रोटीन आपके प्लांट बेस्ड बहुत सारी चीज़ों में है। और अब क्या हुआ? जो हमारे पूर्वज दूध पी रहे थे, क्या वही दूध अब रह गया? वो गायें देख लीजिए आपकी प्लास्टिक खा रही हैं। गायों को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, एंटीबायोटिक दी जा रही है। फिर उस दूध को किस तरह से पैकिंग किया गया, आपकी डिमांड दूध की बढ़ी, तो इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर उसमें मिलावट करा, फिर प्लास्टिक के पैकेट में पैक किया, जिसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स जैसे केमिकल लीच हुए, गंदगी, कॉलीफॉर्म्स की अभी चर्चा हमने की, ये मिला इसमें। ऐसे करके आप पोषण के नाम पे बेसिकली जहर ले रहे हैं। तो इस जहर को लेने की ज़रूरत क्या है? बिना दूध के आराम से एक एडल्ट का काम चलता मैं है। पिछले कई सालों से दूध नहीं ले रहा हूँ, तो क्या मैं जीवित नहीं हूँ? तो डॉक्टर समझाते हैं कैल्शियम, प्रोटीन कहाँ से इससे आएगा? ज़्यादा कैल्शियम रागी में है। आप मोटा अनाज रागी लें, तो इससे दूध से ज़्यादा कैल्शियम उसमें है। प्रोटीन एक नहीं, अनेकों चीज़ों में, खाने की चीज़ों में प्रोटीन है। दूध का जो केज़ीन जो प्रोटीन है, वो कैंसर प्रमोटर प्रोटीन है। हुँ। तो कैंसर मरीजों को तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि आप मिल्क प्रोडक्ट बंद करें, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लें। दही की भी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गट माइक्रोबायोम दही का एक ही इम्पोर्टेंट है कि लैक्टोबैसिलस हमारे गट बैक्टीरिया को जी। स्ट्रेंथन करेगा। तो जब मैंने बता दिया बेटर फाइबर देंगे, तो हमारा गट माइक्रोबायोम हमारा सिग्नेचर है, जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन है, रेटिना स्कैन है, हर इंसान का पिकुलियर गट माइक्रोबायोम होता है। फिर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं फूड खराब करके, उसको आप ठीक कर लें, फिर आपको एक्स्ट्रा लैक्टोबैसिलस की जरूरत नहीं है। आपका गट माइक्रोबायोम अपने रेप्लिका करेगा, हुँ। मतलब अपने संतान पैदा करता रहेगा, हुँ। और अच्छे गट माइक्रोबायोम के साथ आप रहेंगे। तो फाइबर और प्रोटीन का ज़िक्र चला ही है, तो लोगों को आसान भाषा में समझाएँ कि अगर वो दूध नहीं पीते और उनको लगता है कि कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर इन सब के लिए हमें कुछ चाहिए, क्या उन्हें लेना चाहिए? प्लांट बेस्ड में छोले, राजमा, लेग्यूम्स, दाल। जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, अंडे, प्रोटीन का जिसको हम बायोलॉजिकल कोफिशिएंट कहते हैं कि कितना हम लेते हैं, कितना एब्जॉर्ब होगा, बेस्ट प्रोटीन एग प्रोटीन है। हुँ। उसके बाद जो नॉनवेज लेते हैं, अगर नॉनवेज में खास करके अब कहिएगा, ऐसे करते करते लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो कुछ भी ना खाएं, हवा भी ना लें। अब पोल्ट्री पे आ जाइए, जैसे नॉनवेज की बात आ गई। हुँ। 1 महीने में चिकन के छोटे चूजे को बड़ा करके 1 किलो का मुर्गा बना दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन देके। हुँ। अब जल्दी से जब ये चिकन ग्रो किया, तो इसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ। ये चिकन प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, मर जाएगा इन्फेक्शन होके। तो फिर इसको एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक्स के टेट्रासाइक्लिन, लिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो 250 डिग्री टेम्परेचर पे, कई लोग पूछते हैं चिकन कुक करने के बाद तो डिस्ट्रॉय हो जाता होगा। नहीं होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद रहता है। जाने अनजाने आप एंटीबायोटिक कंज्यूम कर गए, हुँ। ग्रोथ हार्मोन कंज्यूम कर रहे हैं। हुँ। ये चिकन काइंड ऑफ डायबिटिक चिकन होता है, मतलब जल्दी ग्रो कराया गया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट चिकन होता है। तो आप चिकन खा रहे हैं तो प्रोटीन तो नहीं खा रहे हैं फिर? तो प्रोटीन के नाम पे देख लीजिए। दूसरा क्या है, इसकी मसल जो डेवलप हुई, वो मसल हम लोग कहते हैं मार्बल मसल, मतलब जैसे संगमरमर का पत्थर होता है, प्रोटीन मसल रेड होता है। ये इसमें स्टार्च जमा हो जाता है हुँ। मसल के अंदर, क्योंकि क्योंकि जल्दी आपने ग्रो कराया। नेचुरल लाइफ में ग्रो नहीं हुआ है वो। तो नॉनवेज जो खाते हैं, वाइल्ड चिकन, मतलब जो गांव में मुर्गे घूमते रहते हैं, देसी मुर्गे, हुँ। उस तरह के, हुँ। गोट खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश, वाइल्ड फिश। अदरवाइज फिश में भी अगर मान लीजिए इधर यमुना की मछलियां खा लें, हुँ। तब तो हेवी मेटल्स वाली होंगी। अगर इस तरह से चयन करें, और एट द सेम टाइम आप ये डिसाइड कर लें कि इंसान की ज़रूरतें कितनी हैं। हुँ। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़िंदगी बहुत कम है, ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। अगर इस फिलॉसफी पे आ जाए, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी पे, तो आपको वाकई लगेगा कि हर रोज़ हम बाजार से कैंसर खरीदते हैं और घर तक लेके आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम बीमार हों।
और हम सोच रहे हैं कि हम उसका उल्टा कर रहे उल्टा हैं। कर जैसे आपने कहा हम शेल्फ लाइफ बढ़ाया हुआ खाना लेकर आते हैं, करना हमें उसका उल्टा है। उल्टा। नॉनवेज को लेकर डॉक्टर साहब बहुत तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, वो खाने के लिए बना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए उससे क्योंकि प्रोटीन मिलता है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं विज्ञान जो देखता है मैं बस वही मानता हूँ। इंडिविजुअल चॉइस, आपका कल्चर, आपके प्रेफरेंसेस, बायसेस अलग हो सकते हैं। अगर वे करें हम, तो प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज बेटर देन एनिमल बेस्ड फूड, ऑलवेज बेटर, साइंस यही मानता है। उसमें प्लांट बेस्ड फूड में प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। लेकिन जो नॉनवेज खा रहे हैं, मैंने बता दिया किस तरह से आप चयन करें। अगर इस तरह से नॉनवेज लेते हैं, इंश्योर करें कि नॉनवेज खाना स्टार्ट करने से पहले एक प्लेट सलाद जरूर खा लें। आपको अच्छा। फाइबर चला गया, क्योंकि नॉनवेज कुक करने में स्पेशली स्मोकी फूड तो नहीं खाना है। जापान में स्टमक कैंसर जितना कॉमन है इसीलिए है कि स्मोक्ड फिश, स्मोक्ड चिकन खाते हैं और उसमें नाइट्रोसामिन बनता है, जो प्रोटीन है। जब धुएं पे उसको कुक करते हैं तो ये जाके आपके स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह का एलिमेंट बना, या 5 स्टार में जाके खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रिजर्व है। इसको आपका फाइबर कोट करके स्टूल से निकाल लेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो नॉनवेज खाने वालों को होती है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ये ठीक करेगा। कॉन्स्टिपेशन हमें कोलन कैंसर को बढ़ाएगा, इससे आपको बचाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स आपको ग्रीन सैलड में मिलेगा, ये प्रोटेक्टिव होगा। तो बैलेंस करें। नॉन वेजिटेरियन खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉनवेज ही खाएं, आप बिल्कुल वेजिटेरियन ना खाएं, या डेली नॉनवेज खाएं, या क्वांटिटी ज़्यादा खाएं, ये रिकमेंडेड नहीं। लेकिन जो पूरी तरह वेजिटेरियन है उनको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोटीन कम हो रहा है। बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, उनको चयन करने की जरूरत है। उनको वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सारी चीज़ें मिल सकती है जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को मिलती है। सिर्फ फूड सिलेक्ट करने की जरूरत है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, आपका तो प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन प्रोटीन सप्लीमेंट को आप देख लें, जिस पर्पस के लिए बनाया जाए उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ डाला जाता है। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट जिमर के लिए बनाया जा रहा है तो थायरॉक्सिन की टैबलेट डाली जा रही है ताकि उसका फैट डिजॉल्व हो जाए, बीएमआर बढ़ जाए। किसी में स्टेरॉइड डाला जा रहा है कि मसल बल्क आ जाए। अगर कुछ नहीं डाला है, बेसिक न्यूट्रास्यूटिकल्स में आप ले रहे हैं, तो उसमें एडेड शुगर है, वो इंसुलिन स्पाइक कराएगा। इंसुलिन स्पाइक होते फैटी लिवर होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और लॉन्ग टर्म में कैंसर। और शुगर फ्री प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में क्या मानते हैं? शुगर फ्री मतलब नहीं, नो एडेड शुगर रखें, वो प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। वनस्पत के उसमें फिर स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। नो एडेड शुगर। शुगर फ्री भी एक तरह से, शुगर फ्री आप कह सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं जीरो और डाइट समथिंग समथिंग कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है ना, जी। तो दैट इज हाफ डेंजरस देन कोल्ड ड्रिंक। मतलब ऐसा नहीं कि इट्स सेफ, इज हाफ डेंजरस। लेकिन साइकोलॉजिकली आपको क्या लगता है, हम तो जीरो कैलोरी ले रहे हैं, हाँ। तो आप डबल ट्रिपल 4 टाइम्स पी लेंगे, मतलब मोर डेंजरस देन नॉर्मल। डाइट ड्रिंक्स को लेकर भी WHO वार्न कर चुका है कि बिल्कुल। उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, एस्पार्टम होता है एस्पार्टेम बिल्कुल जो नुकसान कर सकता है। नुकसान करता है। लोग शुगर फ्री तो ये सोचकर भी ले लेते हैं, बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की मार्केट है कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये बात भी गलत है। ये गलत है, नुकसान दूसरे तरीके से हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि हमारा इंसुलिन स्पाइक कैसे होता है। 3 प्रोसेस है जिसके कारण हमारा ब्लड बॉडी का हार्मोन काम करता है। पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने कुत्ते पे प्रयोग करके दिखाया। कुत्ते को पहले घंटी बजाता था, उसके बाद खाना देता था। करते करते घंटी बजाए और उसके स्टमक में मीटर लगा के रखा, कुत्ते का एसिड सेक्रेशन चालू हो गया, तो उसको मालूम था कि घंटी बजते खाना मिलेगा। तो जैसे हमारा थॉट, इसको कहते हैं केफेलिक फेज, मतलब ब्रेन ने सोचा कि खाना मिल रहा है या मीठा मिल रहा है किसी भी फॉर्म का, सिग्नल देता है पैंक्रियाज को कि इंसुलिन सेक्रेट कर लो, मीठा आने वाला है। अच्छा। जीभ पे कोई मीठी चीज रखे, बेशक वो शुगर नहीं है, मीन्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं है, लेकिन सिग्नल लिया गया इंसुलिन रिलीज कर लो। और थर्ड सिग्नल जाता है जब स्टमक के अंदर जाता है, सेंस करता है कि वाकई ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, तो और ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर लो। तो जो टाइप 2 डायबिटीज के लोग हैं उनमें प्रॉब्लम इंसुलिन की कमी नहीं है, हाइपर इंसुलिनेमिक है, इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें। तो
ऐसे करने के कारण आप शुगर फ्री जब ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ रहा है, और तो इनके लिए नुकसान है। और डायबिटीज के मरीजों को तो सलाह दी जाती है, गलत है। चाय में डाल के पीते हैं। बिल्कुल। दूसरा, डायटिशियन सलाह देते हैं डायबिटीज के रोगों को 2-2 घंटे पे खाएं। अगेन अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। हर 2 घंटे पे आप इंसुलिन स्पाइक दे रहे हैं, जबकि डायबिटीज के रोगी क्या चाहिए कि इंसुलिन स्पाइक लो करो और इनफ्रिक्वेंट करो, कम से कम करो, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ मसल के लेवल पे, लिवर के लेवल पे, ये कम होने लगे इसका और मतलब, आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए। इसका मतलब डायबिटीज के मरीजों के नंबर ऑफ मील्स कम होने चाहिए। कम होने चाहिए। जो फ्रिक्वेंट मील आम लोगों को मैंने देखा है कि हर 2 घंटे पे खाना खाना चाहिए। ये कौन सी फिलॉसफी आई, कहाँ से आई ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाली? डॉक्टर्स तो ये भी कह देते हैं कुछ नहीं है तो एक बिस्किट खा लीजिएगा। और गलत। आपने बिस्किट खाया, इंसुलिन स्पाइक आपने दिया, मैदे वाला बिस्किट और ये फैटी लिवर आपका करा दिया। इवोल्यूशन सिस्टम से इसको समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज क्या हो, हंटेरियन कल्चर में थे, सुबह निकल गए शिकार करने, शिकार मिला नहीं मिला, जंगल से गुजर रहे थे, कंदमूल कुछ खा लिए, अब अगले दिन पता नहीं कब मिलेगा उनको खाना। आज भी हम उसी जीन, उसी जेनेटिक मेमोरी को कैरी कर रहे हैं, लेकिन आज फूड क्राइसिस नहीं है, फूड एबंडेंस है। तो आज इंसान खाना ज्यादा खाने से मर रहा है, खाने की क्राइसिस से नहीं मर रहा है। ये आपकी बातें सुन के वैसे लोग सोच रहे होंगे इतने सात्विक तो हम नहीं हो पाएंगे। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे 2-3 रैपिड क्वेश्चंस पूछती हूँ। बाजार के बने हुए गोलगप्पे या घर की बनी टिक्की? घर की बनी टिक्की, ऑब्वियसली। कि बाजार के बने गोलगप्पे में हमने स्टिंग किया था, लाजपत नगर में गोलगप्पे वालों का सैंपल लिया था जी। और उसमें जो खट्टा पानी, और बड़ा मशहूर गोलगप्पे वाला था, उसके पानी में इतने सारे केमिकल मिले, और जो हाथ से मिलाता था, तो मैंने पूछा कि जब इसको ग्लव्स पहन के कर सकते, कुछ भी कर, बोला कि लोग पसंद नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं आता। टेस्ट नहीं आता है। तो मतलब डेड स्किन जो हाथ का, और हाथ का जो सॉल्ट और पसीने की खुशबू उसमें आ रही है, इसके कारण पॉपुलर हुआ था। 2-4 दिन तो मैं भी गोलगप्पे नहीं खा रही हूँ। दूसरा सवाल, घर में बनाया समोसा और बाजार में मिलने वाला बर्गर, एक डीप फ्राइड है जो घर में बनाया है, दूसरा जो है बर्गर है। बर्गर तो बिल्कुल मैं मना करूंगा कि उसकी टिक्की भी डीप फ्राई होती है, ये मना आप नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस्ड है, और उसमें वो चीजें ऐड की गई है कि आप एडिक्ट हो। घर के बने समोसे इसलिए अगर कम खाएं तो ही बेहतर है, ज्यादा ना खाएं, लेकिन कभी खाना हो तो घर के बने समोसे ऑलवेज बेटर देन बाजार के बर्गर। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कुछ चीजें कैसे अलाउ की जा सकती हैं, बशर्ते आप घर में मेहनत करें। नॉर्मल राइस वर्सेस ब्राउन राइस? ब्राउन राइस अगर रियल राइस है, रियल राइस मतलब ऊपर जो छिलका है उसको आपने सिर्फ हटाया और एक बार डिहस्किंग उसकी करी, ये ब्राउन राइस होता है। मतलब उसका फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एक्टोस्पर्म जिसको कहते हैं, स्टार्च के साथ मेंटेन है। बाकी राइस को सफेद बनाने के लिए उसकी घिसाई और केमिकल पॉलिशिंग एंड ब्लीच किया जाता है, ये खतरनाक है। रियल ब्राउन राइस अगर आपको मिल रहा है, सेला चावल या कच्चा चावल दोनों आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन रंगा हुआ ब्राउन राइस जो बाजारवाद के तहत उतार दिया, मैं आपसे ही पूछने वाली थी, मेरे घर में जो ब्राउन राइस है वो तो गोल्डन चमकता हुआ है। हाँ, ये ब्राउन राइस नहीं, ये ब्राउन राइस नहीं है। ब्राउन राइस नहीं है। कभी आपके पॉडकास्ट में या मैं सैंपल भेजूंगा, अब देखिए कि जो धान उपजा के मैं राइस निकालता हूँ उसको देखिए, ब्राउन राइस को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उस ब्राउन राइस को ओवरनाइट पानी में डुबा के छोड़ दें, सुबह सफेद दिखेगा कि उसका कलर डिजॉल्व होकर पानी में निकल गया। जो रियल ब्राउन राइस होगा पकने के बाद भी वो मटमैला दिखेगा। तो लोगों को इसका कलर नहीं पसंद आता है, सब कुछ सफेद चाहिए। इंडिया दूसरा एक मिल्क ऑब्सेस्ड है, और दूसरा क्या है, कलर ऑब्सेस्ड है। सफेद मतलब लड़कियां भी गोरी हो, लड़के भी गोरे, उनका खाना भी गोरा हो, चीनी भी गोरी होनी चाहिए, चीनी भी गोरी होनी चाहिए। ये गोरी चीजें सब बर्बाद कर रही है इंडिया को। अंग्रेज भी आए थे, गोरे ही थे, गोरे ही थे, वो भी बर्बाद करके गए थे। तो डॉक्टर साहब, अब जो लोग बाजार से बहुत ही अपना बजट बढ़ाकर ऑर्गेनिक चीजें, चमकती हुई चीजें खरीद रहे हैं, उन्हें उस सबको अंडू करने की जरूरत है। उनको अंडू करें, और जैसे मैंने बताया आसपास थोड़ा दूर जाएं, गांव में जाएं, किसानों से डायरेक्ट रिलेशन बनाएं और वहां से प्रोक्योर करें। आप अमीर हैं तो आपका स्टेटस ये होना चाहिए कि गांव से आप खाना लेके आते हैं। ऐसा कहा जाता है यूएसए में अमीरी का स्टेटस वो है जो घर में खाना बना रहा है। इंडिया में भी हो जाएगा। इंडिया में वही रिच कहा जाएगा जिसको उगाने के लिए अपना खेत होगा, उसको अपना खाना निकालने के लिए अपना खेत होगा, अमीर वही होगा। तो ऑर्गेनिक चीज़ों पर अब तक आप जितना पैसा लगा चुके हैं, अगर उसे बचा के छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं जो सलाह डॉक्टर साहब ने दी है, तो यकीन मानिए आप कैंसर के खतरे को दूर तो करेंगे ही, एक अच्छी बेहतर सेहतमंद जिंदगी को दावत भी देंगे, बशर्ते आप ऐसा कर पाएं। ना कर पाएं
तो आसान भाषा में बैक टू बेसिक्स हो जाए, बाहर का खाना कम खाएं, शेल्फ लाइफ वाली चीज़ों से दूर रहें, ऐसी चीज़ें जो ताज़ी बनाई जा सकें और ताज़ी खाई जा सके उस पर भरोसा करें। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत ज़बान का लालच आता है तो उसके लिए भी हमने आपको बता दिया है कि घर में बनाइए, भले ही वो समोसा हो, बाहर के गोलगप्पे और बर्गर से बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन कम खाएं। उस पे आप सलाह दे सकती हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कभी-कभी आप पोस्ट करती हैं क्योंकि आज संडे है। जी इस टैगलाइन के साथ आप पॉडकास्ट में बता सकती हैं हर हफ्ते एक रेसिपी जो घर में बनाएँ और स्वास्थ्य के करीब हो। जी तो ये आपके दर्शकों के लिए बेहतरी के लिए एक रास्ता निकल सकता है। जी, आगे के लिए आपने मुझे भी काम दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।